Hello friends, myself Azwar from DGI as an assistant professor. The topic today which I'll be covering is the residential status and the tax liability of a person. इससे पहले क्लासेस में जो है हम लोगों ने जो है कुछ डेफिनेशंस को देखी थी, कुछ इनकम्स के क्लासिफिकेशंस को देखा था कि कौन इनकम कितने तरह की होती हैं. नाउ अब ये जो लेक्चर है या जो ये टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसलिए क्योंकि जो हम टैक्स इम्पोज करते हैं, गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जो टैक्स कैलकुलेट करती है इनकम पे, वो किसी भी पर्सन के स्टेटस के बेसिस पे होता है कि उसकी इनकम जो है टैक्स में आएगी कि नहीं आएगी, पहली बात. दूसरी बात है कि उसका फिर कितना उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा. तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाता है इसमें. नाउ जैसे मैंने पहले बताया था कि पर्सन, जैसे अगर हम जनरल पर्सन को देखें तो पर्सन मतलब समझते हैं जैसे मैं एक इंडिविजुअल एक पर्सन हूँ, अगर मैं जनरली बात करूँ. लेकिन टैक्स के साइड में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक पर्सन के अंदर कई चीज़ों को डिफाइन किया है. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको देखा है. जैसे मैं फिर से बता दूं, एक पर्सन के अंदर जो क्लासिफिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो वो एक पर्सन के अंदर में आ जाता है, एक इंडिविजुअल आ जाता है, एक HUF आ जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक फर्म या लोकल अथॉरिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं पर्सन. तो ये सब चीज़ें पर्सन के अंदर आती हैं. तो हम इस पर्सन की जो है टैक्स लायबिलिटीज़ को, हम रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे अपने इस लेक्चर में. नाउ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इंडिविजुअल को लेकर चलूँगा. अगर हम इंडिविजुअल्स के रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक कर लेंगे तो हमें अदर जो हैं पर्सन की कैटेगरी में जो आते हैं उनके भी रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना आसान हो जाएगा. तो मैं इंडिविजुअल्स को लेकर चलूँगा, उसी को लेकर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप एक इंडिविजुअल के प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे और उनके इनकम के बेसिस पे उनको टैक्स पे करना होता है. तो मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर, फिर से बता दूं, प्रीवियस ईयर में क्या स्टेटस है उसको हम चेक करते हैं. किसी भी इंडिविजुअल का प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसको हम चेक करते हैं. नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह का होता है. रेसिडेंट इन इंडिया होगा या वो इंडिविजुअल, या तो प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा. रेसिडेंट इन इंडिया होगा या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा. तो ये रेसिडेंट इन इंडिया कैसे होगा और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कैसे होगा, इसके लिए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है दो बेसिक कंडीशंस को बताया है. तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी इंडिविजुअल के प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में आता है या नॉन रेसिडेंट इन की इंडिया की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं. वो दोनों बेसिक कंडीशन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे वो कौन क्या क्या है बेसिक कंडीशन. पहली बेसिक कंडीशन क्या है, ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर. पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा स्टे किया हो, रहा हो इंडिया में. अब स्टे करने का मतलब ये है कि इंडिया के किसी भी पार्ट में स्टे किया होगा तो वो कैलकुलेट होगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी सिटी में हो, वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा. और सेकंड थिंग कि अगर वो अक्सर आता जाता हो तो जिस दिन वो इंडिया से अब्रॉड गया हो वो दिन और जिस दिन वो लैंड किया हो वो दिन, दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे 182 डेज़ में. इस पॉइंट को नोट कर लें हम, ठीक है. तो पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज़ या उससे ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे किया हो, रहा हो. सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है, he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. सेकेंड बेसिक कंडीशन में दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए. पहला क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, और सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हैं उसमें ऑल टुगेदर वो 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो. अगर वो स्टे किया होगा या रहा होगा किसी भी काम से तो वो सेकेंड बेसिक कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा. तो सेकेंड बेसिक कंडीशन में दो पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को फुलफ़िल करना है. पहला 60 डेज़ वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा हो और उससे पहले के 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में सब मिला के 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो. अगर ये दोनों को एक साथ पूरा करता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल करेगा. तो कोई भी इंडिविजुअल ये दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को या दोनों बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो वो रेसिडेंट इन इंडिया के कैटेगरी में आ जाएगा. अगर इन दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी भी बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो
रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट इंडिया को डिफाइन करने के लिए कि कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया है या नॉन रेसिडेंट इंडिया है, उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, 2 स्पेशल केसेस बताए गए हैं। अगर उन स्पेशल केसेस में वो इंडिविजुअल अगर किसी भी एक स्पेशल केस में अगर वो फॉल होता आता है तो बेसिक कंडीशन सेकंड वो उससे एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट को ही पूरा करता है तो वो रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा। 2 स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? पहला है, इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एन इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year as a member of the crew of an Indian ship. सेकेंड, पहला स्पेशल केस क्या है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन सिटीज़न प्रीवियस ईयर में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंडिया से बाहर गया हो तो वो स्पेशल केस 1 में आएगा। या कोई इंडियन सिटीज़न जो इंडियन शिप में एम्प्लॉयड है, क्रू मेंबर है और वो शिप के साथ बाहर गया हो तो ऐसा कोई इंडिविजुअल अगर आता है तो स्पेशल केस 1 में आता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या करना है कि वो सेकंड बेसिक कंडीशन का जो सेकंड पॉइंट है उसको उनको नहीं फुलफ़िल करना है। पहले बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल कर वो कर देते हैं प्रीवियस ईयर में तो वो जो है रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे। सेकंड स्पेशल केस क्या है? इट कवर्स एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who comes on a visit to India during the previous year. सेकेंड स्पेशल केस क्या है? कोई इंडियन सिटीज़न या इंडियन ओरिजिन, और इंडियन ओरिजिन क्या है तो अभी मैं बताऊंगा। कोई इंडियन सिटीज़न या कोई इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट पे आया हो प्रीवियस ईयर में, तो वो भी उसको भी सेकंड बेसिक कंडीशन का जो सेकंड पॉइंट है उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडियन ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन में वो इंडिविजुअल आता है, वो इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं, नाना नानी दादा दादी दोनों आ जाते हैं। वो अगर इंडिया में उनकी जो है वो बर्थ प्लेस है, वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया में, मींस जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले अगर वो बॉर्न हुए हैं तो वो इंडियन ओरिजिन की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसा जो कोई शख्स है, ऐसा कोई इंडिविजुअल्स है तो वो उसको सेकंड बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करनी, पहली बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, वो रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा। तो 2 बेसिक कंडीशन हो गई। अगर कोई इंडिविजुअल दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक या दोनों को फुलफ़िल करेगा तो वो रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा। अब इसमें भी फर्दर 2 डिवीजन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब कोई रेसिडेंट इंडिया अगर डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में है, इसको देखने के लिए 2 एडिशनल कंडीशंस दी गई हैं। वो दोनों एडिशनल कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया जो अभी डिक्लेयर कर दिया गया है बेसिक कंडीशन के बेसिस पे, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है तब तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। मींस दोनों एडिशनल कंडीशन में से किसी एक को फुलफ़िल कर रहा है या दोनों को नहीं फुलफ़िल कर रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी में आ जाएगा। वो दोनों एडिशनल कंडीशंस क्या है? पहली एडिशनल कंडीशन, ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है कि वो इंडिविजुअल पिछले प्रीवियस ईयर से पहले के 10 प्रीवियस ईयर में से किसी भी 2 प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट इन इंडिया के कैटेगरी में आया हो, रेसिडेंट इन इंडिया के। अब रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आने के लिए उसको पिछले 10 सालों में, पिछला साल छोड़ के उससे पहले के 10 सालों में उसको बेसिक कंडीशन 2 में से किसी एक को भी फुलफ़िल कर दिया होगा किसी भी 2 साल में, तो रेसिडेंट इन इंडिया कैटेगरी में आ गया होगा। तो उसको अगर उसने फुलफ़िल किया है तो वो पहली एडिशनल कंडीशन क्लियर कर लेता है। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 7 साल को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उन 7 सालों में वो इंडिविजुअल 730 days या उससे ज़्यादा वो इंडिया में अगर इंडिया में रहा हो तो वो सेकेंड एडिशनल कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल जो रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आ गया हो और वो इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा हो, दोनों एडिशनल कंडीशंस को, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक या दोनों को नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा।
इसके बाद जो है ये जब डिसाइड हो जाएगा तो फिर अब इसकी इनकम को देखेंगे हम कि इसकी इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, तो उसके बेसिस पे फिर देखना होगा इस पर टैक्स इम्पोज होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ें हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे जो है हम इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम और इसके बेसिस पे हम टैक्स इम्पोज करते हैं इस पर। थैंक यू।